तो आज हम भारतीय संविधान की एक ऐसी पहेली को सुलझाने जा रहे हैं जो मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगी है। हमारे पास संविधान की मूल कॉपी है, कुछ बेहतरीन कानूनी विश्लेषण है और सुप्रीम कोर्ट के कुछ सबसे ऐतिहासिक फैसलों के अंश भी। और ये सारी कहानी घूमती है आर्टिकल 53 के चारों ओर। ये आर्टिकल साफ साफ कहता है कि देश को चलाने की सारी एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब असली ताकत, प्रेसिडेंट के हाथों में होगी। देखिए, यहीं से तो सारा खेल शुरू होता है। सुनने में तो ये कितना सीधा लगता है ना, बिल्कुल, कि भारत के असली बॉस तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि देश तो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट चलाते हैं। तो ये क्या है? क्या संविधान में जो लिखा है और जो असल में होता है उसमें इतना बड़ा अंतर है? अगर सारी शक्ति राष्ट्रपति के पास है तो वो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आज हमारी कोशिश इसी गुत्थी की परतें खोलने की है। ये सवाल भारतीय लोकतंत्र के दिल तक जाता है, क्योंकि आर्टिकल 53 सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो नींव है जिस पर हमारी पूरी संसदीय प्रणाली का ढांचा खड़ा है। अच्छा। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं, खासकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की सोच इस मामले में बिल्कुल साफ थी। क्या सोच थी उनकी? वो एक ऐसा राष्ट्रपति चाहते थे जो पूरे देश का प्रतीक हो, लेकिन सरकार का इंजन ना हो। मतलब एक शक्ति केंद्र जो शक्तिशाली दिखे पर असल में शक्ति का इस्तेमाल कोई और करे। हाँ, चलिए इस दिलचस्प विरोधाभास को समझते हैं। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमें अदालतों के उन बड़े फैसलों को देखना होगा जिन्होंने इस शक्ति के असली मायने बताए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सीधे आर्टिकल 53 से। इसका क्लॉज 1 कहता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में होगी और वो इसका इस्तेमाल या तो सीधे या अपने मातहत अधिकारियों के जरिए करेंगे। मतलब कागज पर तो सारी ताकत उन्हीं के पास है। हाँ, और यहीं पर संविधान का जीनियस सामने आता है। ये दोनों अनुच्छेद 53 और 74 एक दूसरे से आप कह सकते हैं कि जुड़े हुए हैं। अच्छा। आप एक को दूसरे के बिना पढ़ ही नहीं सकते। आर्टिकल 53 आपको एक चाबी देता है, लेकिन आर्टिकल 74 बताता है कि उस चाबी को घुमाएगा कौन। और वो है प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। बिल्कुल। तो आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति को उसी सलाह पर काम करना होगा। हाँ, करना ही होगा। तो मतलब पावर राष्ट्रपति के नाम पर है, लेकिन कंट्रोल प्रधानमंत्री के हाथ में है। एकदम सही। इसी से नाम मात्र प्रमुख और वास्तविक प्रमुख का फर्क पैदा होता है। डॉक्टर अंबेडकर का विजन बहुत साफ था। क्या था उनका विजन? वो चाहते थे कि राष्ट्रपति घर के उस सम्मानित बुजुर्ग की तरह हों जिनके नाम पर सब कुछ होता है। घर की नेम प्लेट पर उनका नाम होता है, लेकिन घर चलाने के रोजमर्रा के फैसले वो लोग लेते हैं जो बाहर की दुनिया से डील कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या बढ़िया कहा आपने। राष्ट्रपति देश का चेहरा है, सरकार का इंजन नहीं। ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। जवाहरलाल नेहरू ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि राष्ट्रपति के पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं होगी, लेकिन वो सिर्फ एक दिखावटी मुखिया भी नहीं होंगे। हाँ, उनकी अपनी एक गरिमा होगी, एक प्रभाव होगा, एक नैतिक शक्ति। बिल्कुल, वो एक नैतिक शक्ति है, एक संवैधानिक प्रहरी। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब संविधान में सीधे सीधे नहीं मिलता। और वो क्या है? ये कि कार्यकारी शक्ति आखिर है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ संसद से पास हुए कानूनों को लागू करना है या इससे कुछ ज्यादा? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। सरकार तो बहुत कुछ करती है जिसके लिए शायद कोई खास कानून ना बना हो। सही बात है। तो यहीं पर कहानी में शायद अदालतों की एंट्री होती है। और क्या जबरदस्त एंट्री होती है। साल था 1955 और मामला था राम जवा कपूर बनाम पंजाब राज्य। ये केस इस पूरी बहस को एक नई दिशा दे देता है। मुझे इस केस के बारे में थोड़ा पता है। मामला ये था कि पंजाब सरकार ने अचानक स्कूल की सारी टेक्स्ट बुक्स छापने का काम अपने हाथ में ले लिया जी। और इसके लिए कोई नया कानून भी पास नहीं किया। प्राइवेट पब्लिशर्स का तो मतलब धंधा ही चौपट हो गया। जी, और वो सब कोर्ट चले गए। उनका तर्क बहुत सीधा था, सरकार बिना किसी कानून के कोई व्यापार कैसे शुरू कर सकती है? ये तो हमारी आजीविका पर हमला है। बिल्कुल। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसने कार्यकारी शक्ति की परिभाषा ही बदल दी। और वो क्या था? कोर्ट ने कहा कि कार्यकारी शक्ति का मतलब सिर्फ कानूनों को लागू करना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये एक अवशिष्ट शक्ति है, रेजिड्यूरी पावर। अवशिष्ट शक्ति, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द है। इसका मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में इसका मतलब है सरकार के हाथ में एक तरह का ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक। हाँ,
यानी सरकार उन सभी विषयों पर काम कर सकती है जिन पर संसद कानून बना सकती है, भले ही उस काम के लिए कोई खास कानून मौजूद ना हो। अरे वाह! शर्त बस इतनी है कि वो काम किसी नागरिक के अधिकारों का हनन ना करता हो। वाह! सोचिए इसका मतलब क्या हुआ। अगर सरकार को देश में IITs का नेटवर्क बनाना है या हरित क्रांति जैसा कोई बड़ा मिशन शुरू करना है तो उसे हर छोटे छोटे कदम के लिए संसद से कानून पास कराने की जरूरत नहीं है। ये फैसला तो सरकार को तेजी से काम करने की आजादी देता है। बिल्कुल। बिना इस अवशिष्ट शक्ति के हमारी सरकार शायद आज भी फाइलों में ही उलझी रहती। इस एक फैसले ने भारत में विकास की योजनाओं को एक नई रफ्तार दी। लेकिन ये बात हमें फिर उसी सवाल पर ले आती है कि अगर ये सारी शक्ति राष्ट्रपति के नाम पर है तो असल में इस ब्लैंक चेक पर साइन कौन कर रहा है? सही पकड़ा आपने। संविधान में कई जगह लिखा है कि कोई काम राष्ट्रपति की संतुष्टि पर होगा, तो क्या ये उनकी व्यक्तिगत संतुष्टि है? क्या वो कह सकते हैं कि नहीं, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, ये काम नहीं होगा? यही वो करोड़ों का सवाल था जिसने कई सालों तक संविधान के जानकारों को परेशान किया, और इसका जवाब हमें मिला 1974 में। 1974 में? हाँ, शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में। एक मिनट, इस मामले को सुलझाने के लिए 7 जजों को एक साथ बैठना पड़ा। ये जरूर कोई बहुत बड़ा और पेचीदा सवाल रहा होगा। बहुत पेचीदा। मामला 2 जजों की बर्खास्तगी का था जिसे राज्यपाल की संतुष्टि पर किया गया था। सवाल यही उठा कि क्या यह राज्यपाल का अपना फैसला था या राज्य सरकार का। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने इस पर जो कहा उसने इस बहस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने साफ शब्दों में कहा, संविधान में जहां कहीं भी राष्ट्रपति या राज्यपाल की संतुष्टि का जिक्र है वो उनकी व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं है। तो फिर किसकी संतुष्टि है? वो मंत्रिपरिषद की संतुष्टि है, जिसे संवैधानिक भाषा में कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि हमने ब्रिटिश संसदीय मॉडल अपनाया है जहां राजा राज करता है पर शासन नहीं करता। The king reigns but does not rule. Exactly. असली शक्ति चुने हुए प्रतिनिधियों यानी मंत्रियों के पास है जो संसद के प्रति जवाबदेह हैं। तो एक तरह से इस फैसले ने राष्ट्रपति को एक संवैधानिक बाउंड्री में रख दिया। लेकिन क्या इससे राष्ट्रपति की भूमिका सिर्फ एक रबर स्टैंप बनकर नहीं रह गई? मतलब अगर हर काम मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करना है तो फिर राष्ट्रपति के पद का असल महत्व क्या है? ये एक बहुत जायज सवाल है और इसका जवाब है नहीं, वो सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं है। हमारे स्रोत बताते हैं कि उनके पास कुछ बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां और जिम्मेदारियां हैं। जैसे? सोचिए, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यों के गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सही। हाँ, ये तो बहुत बड़ी शक्तियां हैं। और संसद का बजट सत्र भी उन्हीं के भाषण से शुरू होता है। कोई भी बिल उनकी सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। बिल्कुल। और जब संसद ना चल रही हो तो वो अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकते। बिल्कुल। लेकिन इन सभी शक्तियों की सबसे बड़ी सीमा यही है कि वो मंत्री परिषद की सलाह से बंदी हैं। पर एक और सीमा है जिसका जिक्र ज्यादा नहीं होता और वो है आर्टिकल 53(3) में। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। सेफ्टी वॉल्व? इस चीज के लिए? ये हमारे संघीय ढांचे यानी फेडरलिज्म की रक्षा करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि सिर्फ इसलिए कि सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में है, वो किसी राज्य सरकार या किसी और अथॉरिटी के उन कामों को अपने हाथ में नहीं ले सकते जो उन्हें किसी कानून के तहत दिए गए हैं। अच्छा, मतलब ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के संतुलन को बनाए रखने के लिए एक लक्ष्मण रेखा की तरह है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, लक्ष्मण रेखा। और शायद एक सबसे बड़ा सेफ्टी नेट तो खुद सुप्रीम कोर्ट है। जैसा कि 1994 के मशहूर SR बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में कहा गया था। हाँ। कि राष्ट्रपति की शक्ति असीमित नहीं है और उनके फैसलों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। बिल्कुल, वो संविधान के दायरे में ही काम कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं। लेकिन एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति पैदा हुई 1971 में। 1971? हाँ, जब एक ऐसा सवाल उठा जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। आप UNR राव बनाम इंदिरा गांधी केस की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ। हुआ ये कि लोकसभा भंग हो गई थी, चुनाव होने वाले थे, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार एक कार्यवाहक सरकार के तौर पर काम कर रही थी। तो एक याचिकाकर्ता ने इसे कोर्ट में चुनौती दे दी। उनकी दलील बड़ी दिलचस्प थी। बहुत दिलचस्प। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 75(3) के मुताबिक मंत्री परिषद को लोकसभा के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। अब जब लोकसभा ही नहीं है तो ये सरकार किसके प्रति जवाबदेह है ना? सोचिए कितना लॉजिकल तर्क है। अगर जवाबदेही की संस्था ही मौजूद नहीं है तो सरकार कैसे काम कर सकती है? सही बात है।
एक पल के लिए तो लगा कि देश में एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। तो क्या देश बिना सरकार के चलेगा? और तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? तब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही व्यवहारिक और दूरदर्शी फैसला दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 53 और 77 को एक साथ पढ़िए। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए हमेशा एक मंत्रिपरिषद होनी ही चाहिए। सरकार में एक सेकंड का भी खालीपन या वैक्यूम नहीं हो सकता। इसका मतलब भले ही लोकसभा भंग हो जाए, चुनाव हो जाए, नई सरकार बन जाए, पुरानी सरकार तब तक काम करती रहेगी जब तक नई सरकार शपथ नहीं ले लेती, ताकि शासन की निरंतरता बनी रहे। बिल्कुल। इस एक फैसले ने सुनिश्चित कर दिया कि भारत में कभी भी एनार्की यानी अराजकता की स्थिति ना आए। हमेशा कोई ना कोई सरकार देश को चलाने के लिए मौजूद रहेगी। यात्रा से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि भारत का राष्ट्रपति एक शक्तिशाली और सम्मानित प्रतीक है, लेकिन उनकी शक्ति अदृश्य धागों से बंधी हुई है। ये धागे हैं संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडल की सलाह और संविधान की सीमाएं। आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक हैं, लेकिन वो इस संरक्षण का काम उस सरकार की सलाह पर करते हैं जिसे लोगों ने चुना है। ये शक्तियों के संतुलन का एक बहुत ही अनोखा और सफल मॉडल है। बिल्कुल, ये पक्का करता है कि तानाशाही की कोई गुंजाइश ना रहे और शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित ना हो। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि शक्ति हमेशा लोगों के प्रतिनिधियों के पास ही रहे। लेकिन जाते जाते ये पूरी चर्चा एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में भी है पर जवाब नहीं है। और वो सवाल क्या है? देखिए, संविधान राष्ट्रपति से शपथ दिलवाता है कि वो संविधान और कानून की रक्षा, संरक्षण और बचाव करेंगे, देश का सर्वोच्च पद। हाँ, लेकिन जो मंत्रिपरिषद उन्हें सलाह देती है और जिसकी सलाह मानने के लिए वो बाध्य हैं, उन मंत्रियों के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक या पेशेवर योग्यता तय नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ संविधान का सबसे बड़ा रक्षक और दूसरी तरफ उन्हें सलाह देने वालों के लिए कोई तयशुदा काबिलियत नहीं। तो सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसी व्यवस्था में जहां देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को दूसरों की सलाह पर काम करना है, उस सलाह की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए क्या कोई संवैधानिक या नैतिक ढांचा होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमारे लोकतंत्र के आने वाले कल में छिपा। Thank you very much for watching this video. Please like, share, comment and subscribe my channel. Keep watching my videos. Thanks again and again.